बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं आज साथ हूँ अपने दोस्त जनाब इदरीस आज़ाद के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सिलसिला वही है जो हमारा चल रहा है, हमारे देखने वाले भी जानते हैं और आपके इल्म में भी है कि जो मसनूई ज़हानत के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर। इससे पहले एक जो गुफ्तगू हुई उसमें हमने ये देखा कि मसनूई ज़हानत और जो फितरी ज़हानत है उसमें वो इश्तराकात क्या हैं और उसके जो इम्तियाज़ात हैं वो क्या हैं, या दोनों को एक दूसरे के सामने या मद्दे मुकाबले रख कर कैसे देखा जा सकता है। कुछ बातें उसमें आपने फरमाई। बाकी बातें करने से पहले हम ये देखते हैं कि आगे चलकर जो फौरी तौर पर इसके जो असरात आ रहे हैं उनकी जिहाद जो हैं वो क्या हैं, कि ज़िंदगी के वो कौन कौन से शोबे हैं। वैसे तो हम कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी को ये बदल के रख देगी, ज़ाहिर है, लेकिन मतलब बहुत दूर के कुछ मामलात होंगे, कुछ नज़दीक के होंगे। तो कौन कौन से बड़े शोबे ऐसे हैं कि जिसमें हम ये देख सकें कि इसके असरात की जिहाद क्या हो सकती है, ठीक है ना, यानी जिसके इफ़ेक्ट्स हैं उनकी डायमेंशन जो हैं वो क्या है। जी बिल्कुल। क्योंकि बुनियादी तौर पर हम ज़्यादा बातें हमारा तबका जो कर रहा है वो अदब के बारे में है, आर्ट के बारे में है, वो हमारा बुनियादी कंसर्न है। बिल्कुल, हम भी उस पर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वो उसकी जिहाद जो है वो क्या है, इस पर कुछ बातें फरमा दीजिए। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने इज़्ज़त बख्शी। सर ये जो सवाल है आपका, इसको आखिर में आपने जब फरमाया कि अदब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले ओवरऑल देख लें, तो मेरा ख़्याल है अदब भी इनके साथ अटैच है ओवरऑल के साथ, जो बाकी चीज़ें होंगी। ये जो हम खौफज़दा हैं चैट जीपीटी से या एआई से, और हम तो बहुत कम इल्म लोग हैं, जो बड़े लोग हैं खुद अमेरिका में जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा खौफज़दा हैं, वो हमसे ज़्यादा खौफज़दा है। मसलन सैम ऑल्टमैन जो है, ये बानी है चैट जीपीटी का, और इसको कहा जाता है, अब वो लोग तो मजहबी हैं नहीं तो वो डरते नहीं हैं, तो इसको कहा जाता है खुदा, कि जिसने हमारी नौ इंसानी को जो है ना एक नई तकदीर उसके लिए लिख दी और सारी को बदल दिया। अब सिर्फ उसकी अपनी बनाई हुई चैट जीपीटी जिसका वो मालिक है, वो इस वक्त कुरे अर्ज़ के 10% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 मिलियन उसके सब्सक्राइबर जो उसने अपने मुंह से बताए हैं वो है। अब इतने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये उसके अल्फाज इस्तेमाल करने वालों में से रेशो है या सारे इंसानों में से रही है। उसने 2 अलग अलग सवालों के जवाब में 2 बार बात की है। एक बार उसने कहा है मेरे यूज़र 500 मिलियन है, दूसरी बार कहा है 10% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल ह्यूमन्स अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैंने अभी इन दोनों की मैथ नहीं निकाली, क्या पता 10% 500 मिलियन ही हो। तो वो बंदा जिसको मैंने माज़अल्लाह ये भी कहा कि वो लोग कह देते हैं खुदा है वो एआई का, तो वो बंदा कह रहा है उसके अपने अल्फाज आपके सवाल की वजह से कि हमें नहीं पता कि ये खौफज़दा वाले सवाल की वजह से कि ये हमने क्या बना लिया है और ये फ्यूचर में क्या कर सकती है। ठीक है, यानी उसको खुद वो कहता है हमें नहीं पता, हमें गेस नहीं। उसी इदारे को छोड़कर जाने वाले एक बंदे जिसका इलिया नाम है, वो आके आजकल यूनिवर्सिटियों में, अभी टोरंटो यूनिवर्सिटी में उसने किया है, वो जाके ख़तरात बताता फिर रहा है। ठीक है, ये हम अगला जो इससे सेशन है, अच्छा हाँ ठीक, उसमें हम ये करेंगे कि खौफज़दगी जो है ठीक है वो कितनी है, ये फिलहाल इसको हमने अलग कर दिया। जी हाँ, वो अभी तो इस सवाल के जवाब में तो ये फरमाइए कि जो जिहाद है उसकी, ठीक है, यानी कौन कौन से शोबे हैं जिनमें फौरी तौर पर एआई जो है वो ह्यूमन जो है जो फितरी ज़हानत है उसको रिप्लेस कर देगी। जी, एक शख्स का नाम है जी एरिक श्मिथ, वो ब्रिटिश है और उसकी 52 साल उम्र है। उसको अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, उसको नोबेल प्राइज़ इस वजह से मिला है कि 1972 में एक हतमी बात तय कर ली थी बायोकेमिस्ट्री वालों ने कि इंसान का जो प्रोटीन है ये बनाना, रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये लामतनाही शक्लों के हैं, तो सारी शक्लें कैसे कॉपी की जा सकती। इसको नोबेल प्राइज़ मिला है कि इसने एआई के ज़रिए, अपनी लिखी हुई एआई के ज़रिए, इसने वो लामतनाही वाला सवाल 2 साल के अंदर हल कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि 200 मिलियन ईयर्स ये ले जाएगा, उसको उसने 2 साल में
हल किया, तो इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब अगर दोबारा कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आता है तो चंद घंटे में उसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, 2 साल में नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोटीन सेल के अंदर बनती है वो विद इन अ सेकेंड हज़ारों की कापियाँ तैयार करती है। ठीक है, ये मेडिकल के लोग जानते हैं। और वो हज़ारों कापियों में हर प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक फोल्डिंग है, जैसे मैंने हाथों को ऐसे कर लिया ना तो फोल्ड हो गए, वो एक फोल्डिंग है। हर फोल्डिंग डिफरेंट फिजिक्स के तहत कि XYZ में कहाँ से मुड़ के जाना है उस पॉलीमर ने, अच्छा अच्छा, डिफरेंट फिजिक्स के तहत मुड़ती है। ठीक है, तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा बॉडीज़ और एंटीबॉडीज़। जैसी है, अब एंटीबॉडीज़ क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये मेरा हाथ बॉडी है तो ये एंटीबॉडी हो, ठीक है, जो वो प्रोटीन ये वाली बीमारी की प्रोटीन है तो ये एंटीबॉडी जाके उसको लगेगी तो मसला हल हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन्स तैयार करने के लिए अब 2 घंटे में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ये इम्पैक्ट है उसका पॉजिटिव। लेकिन ज़रा देखिए, अब मैं ज़रा आपको मंजर दिखाने लगा हूँ कि मल्टीपल पेरेंट्स चाइल्ड, 20 वालिदैन का बच्चा, 30 वालिदैन का बच्चा, जस्ट क्रिस्पर यूज़ करके कि DNA को काट के यहाँ से आँखों का रंग जो काला है ये निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे नीली आँखों वाला बच्चा चाहिए, तो DNA को काट के यहाँ नीली आँखें रख दी गई, कट पेस्ट कर दिया, बहुत कट पेस्ट कर दिया। और अपने इससे होने वाला ये है, जिसके ऊपर माइकल लेविन जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट के बहुत सारे पेपर्स हैं और बहुत सारा उनका काम है। इससे होने वाला ये है कि ये शेप बदलने वाली, ठीक है, हम 2 टांगों वाले, 2 बाजुओं वाले, 1 सर वाले ह्यूमंस नहीं रहेंगे। मैंने कोई 2015 में एक मजमून लिखा था, उस बहुत मकबूल हुआ था, उसका उन्वान था बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी है। ठीक है, और मैं अब भी इस अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि इस सदी के इख्तिताम तक एक इंसान दूसरे इंसान से बैरूनी शक्ल के हवाले से नहीं मिलता जुलता होगा। यानी जो अब तो कॉमन है ना, आपके भी 2 बाजू हैं, मेरे हो सकता है 4 बाजुओं वाले, हैयत है इंसान की, हैयत है, जो मजमूई हैयत है। ठीक है, तो इसको माइकल लेविन ने बाकायदा एक ग्राफ पे बना के दिखाया है कि ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ लाइफ है, अब तक सारी वर्टिकल मूवमेंट थी कि लाइफ जरसूमे से शुरू हुई है, शजर इर्तिका जो है वो कहाँ चला गया, ये सेंटर में जहाँ ह्यूमन आया, यहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट शुरू हो गया। अब इंसान की शेप बदलेगी, पर आएंगे उसमें, ठीक है, मतलब जो इम्प्रूवमेंट है या जो डेवलपमेंट है वो अगली नस्ल तक जाने के बजाय उसी वक्त में चेंज होगी। इसको कहा जाता है ट्रांसजेनिक रिसर्च। और इसके नतीजे में जो ह्यूमंस आ रहे हैं, और वो माइकल लेविन का तो ख्याल है 15 साल में आ जाएंगे, इसके नतीजे में जो ह्यूमंस आ रहे हैं उनको कहा जाता है ट्रांसह्यूमंस जो है, इसका आप नेट पे जाए ना तो आपको लाखों किस्म के इदारे मिलेंगे चाइना में, दूसरे मुल्क, जो ट्रांसह्यूमंस पे काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जब इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है तो पहली तब्दीली तो ये आने वाली है AI सिस्टम्स के बाद कि ना सिर्फ प्रोटीन्स के ज़रिए शेप बदलना बल्कि वैसे DNA के ज़रिए भी, वो DNA वाला प्रोटीन ही है। अच्छा, चले, ये तो ह्यूमन की शेप यानी बुनियादी तौर पर आपने ये फरमाया इस सारी बात का कि ये बायोलॉजिकल जो मामलात हैं, जी उसकी तरफ ये इसका एक असर होगा। बुनियादी तौर पे मैंने ये अर्ज़ की कि ये तो हो गया जो इंसान अपने साथ कर रहा है। नहीं, बायोलॉजी, अब शोबों के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना कि उसके असरात की जिहाद क्या है। जी, यानी बायोलॉजी में जो है या जेनेटिक्स में ये इस तरह की तब्दीली आने वाली है। सिर्फ जेनेटिक्स में नहीं ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में तो मॉर्फोलॉजी होती है ना, यानी बायोलॉजी में प्लांट्स में, जानवरों में नई चीज़ है, जिसको कुरान करीम में कहा गया ना कि जन्नत में वो फल होंगे कि जो तुम जब खाओगे तो तुम कहोगे ये मैंने कभी पहले खाया तो था लेकिन ये नया है, वो होने वाला है। ठीक है, कि वो एक ये पहलू हो गया इसका बायोलॉजी के फील्ड में। और कौन से फील्ड हैं जिनमें फौरी तब्दीली आने वाली है? फौरी तब्दीली एजुकेशन में बहुत, इतनी कि स्टूडेंट का मीनिंग चेंज हो गया और टीचर का मीनिंग चेंज। ये बात ठीक है। और ये तब्दीली जो है ना, ये मामूली नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होती है हमेशा, यानी मुआशरा इससे या ख़राब या ठीक होता है। देखिए सर, जो कंट्रीब्यूशन है ना नॉलेज में, वो प्रोफेसर से और स्टूडेंट से ज़्यादा कॉमन पॉपुलेस का हो गया है। टिकटॉकर्स का, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, वहाँ पे जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बल्क में, लाखों करोड़ों लोग, उसमें जो नॉलेज के छोटे छोटे पीस आ रहे हैं ना, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंट्रीब्यूशन। तो जो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट इंडस्ट्री से नॉलेज के अंदर इन होने शुरू हो गया है,
यानी वो जो यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस रस्मी तालीम जो है वो गैर रस्मी में शिफ्ट हो यानी वो उसका बहुत छोटा हिस्सा रह गया है, वो उसका बहुत छोटा हिस्सा। इसमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, अपडेशन बहुत ज़्यादा है। सो इससे जो है ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये तो माहिरीन कह रहे हैं कि स्टूडेंट का मीनिंग भी चेंज हो गया। अब तो चैट जीपीटी हर किसी के जेब में आ गई है ना, तो अब तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के क्लास में आके जो इन्फॉर्मेशन टीचर से लेता था वो बेवकूफ़ी की बात बन के रह गई। अब वो टीचर स्टूडेंट का एक इम्पैक्ट होता था वो तो मिल जाएगा टीचर से, लेकिन इन्फॉर्मेशन हो सकता है टीचर के पास कम हो जो स्टूडेंट सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि अगर दोनों का सोर्स एक ही है, यानी उसने भी उसी चैट जीपीटी से देख के तो उसको बताना है तो वो खुद ही देख ले, सो ये एक बहुत बड़ा इसमें आ रहा है। यानी जो तालीम में इंफॉर्मेशन का पहलू था, जी बिल्कुल, वो अब स्टूडेंट और टीचर जो तकरीबन इक्वल हो गया एग्जैक्टली। अब कुछ और करना पड़ेगा, यानी टीचर को कुछ और मामला उसके पास हो तो हो इन्फॉर्मेशन वाली बात। एजुकेशन में और जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें आई हैं, आपने मुझसे कहा पहले ऑफ द रिकॉर्ड कि हम तहकीक पे भी एक करेंगे, तो वो हम तहकीक वाले में बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट तहकीक में पड़ रहा है रिसर्च पे, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। यानी अब पहले की तरह से आप सिंगल सब्जेक्ट को नहीं रिसर्च करते, अब आप इंटरडिसिप्लिनरी ऑन द होल इंटरिटी के साथ पूरे नॉलेज को देखते हैं। ठीक। तो एआई की जो तारीफ एरिक स्मिथ ने की है, जो नोबेल प्राइज़ विनर है, उसने कहा है कि एआई अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। तो ये ह्यूमन करता था, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो अब नॉलेज अगर वो प्रोड्यूस कर रही है, और फिर देखें ना सर, एक बात यहाँ कही जाती है, अदब से मुताल्लिक़ एक बात ज़हन में आ गई, एक बात यहाँ कही जाती है, आपके प्रोग्राम्स में मैंने बहुत सुनी कि तख्लीकियत जो है अदीब के अंदर एक नया जो आइडिया निकलता है, ये तो इसके पास नहीं आएगी, ये तो क्लीशे करती है, ये तो सारे जो है ना दूसरों के छोटे छोटे टुकड़े मिला के लफ्ज़ों को जोड़ के जवाब दे रही है। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोग्राम किया था तंज़ो मज़ाह पे, और उसमें हमने एक बात इस्टेब्लिश की थी कि मज़ाह की कई किस्मों में से एक ये भी है, और वो तख्लीकी कहलाएगी, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो ट्रिक है जी, जो डॉक्टर यूनुस भट्ट करता है। ठीक है। यानी वो किस्म जिसमें आपने सिर्फ शफल किया है, पन कहते हैं ना जिसको, पन ऑफ वर्ड्स है ना। हाँ बिल्कुल। अब क्या वो तख्लीकियत नहीं है? वो भी तो तख्लीकियत है, वो तो ये कर लेगी चैट जीपीटी। हाँ, कि लफ्ज़ को आगे पीछे करते हैं तो करके नया निज़ाम। मैंने खुद चैट जीपीटी से ना ऐसी चीज़ें निकलवाई हैं कि जिनको क्लियरली कहा जा सकता है कि ये इनोवेटिव नॉलेजेबल जुमला है, क्रिएटिव जुमला है। और वो मैं चौंका हूँ, मैंने फिर उसे अपने तकरीरों में इस्तेमाल किया है, वो क्लीशे नहीं था। सो इसका मतलब ये है कि वो क्रिएटिविटी जो सेंसेशनल नहीं है, वो क्रिएटिविटी जो कैलकुलेशनल है, वो तो ये कर सकती है। दो शोबे हो गए, यानी एक बायोलॉजी वाला जी और एक एजुकेशन वाला। बायोलॉजी वाले में मेडिकल को भी मेडिकल सारा हो गया। तो और कौन सा शोबा है जो मुतासिर होने वाला है? फौरी तो जो मुतासिर होने वाले शोबों में जो हमारे समाजी शोबों में है, मुआशियात वगैरह, ये रियासत है। हाँ, ये बहुत अहम है। रियासत जो है ना, उसको बहुत जल्द, ये माहिरीन का ख्याल है, मेरा नहीं है, चैट जीपीटी ओवरकम कर जाएगी। यानी इतना सामान रियासत का चैट जीपीटी के पास चला जाए। चैट जीपीटी मैं कह रहा हूँ, गलती से मुझे एआई कहना चाहिए, वो तो एक कंपनी है ना। एआई उसको ओवरकम कर लेगी। यानी इतना सामान रियासत उसको देने वाली है अपना सारा कि ये तुम करो, कि बैलेंस ख़राब हो जाएगा कि जो रियासत कर रही है अपने लोगों के लिए और जो चैट जीपीटी कर रही है उसके लोग। यहाँ मैं एक मिसाल देता चलूँ ना, तो फिर आपको बात ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। वो जो सैम ऑल्टमैन है, जिसको मैंने कहा कि लोग खुदा कहते हैं चैट जीपीटी का, बल्कि उसके एक राइवल ने, उसके एक मुखालिफ ने वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली जो गोल्डन रिंग है ना, वो लगाई हुई है तंजन, कि ये इसके हाथ में आ चुकी है और ये दुनिया को ख़राब कर रहा है। लेकिन वो बंदा अच्छा है, सैम ऑल्टमैन, पर्सनली मेरा ये गैस है। तो वो जो सैम ऑल्टमैन है, खुदा कहने में भी जाहिर है, कोई जाहिर उसका माना, और हम खुदाए सुखन कहते हैं। हाँ, खुदाए सुखन हम भी। हाँ, तो मतलब उसका मतलब तो ये है कि यानी बड़े के मानों में, मालिक के मानों में या मास्टर के मानों में हम लेते हैं। वो CNN का एक एंकर था, तो उसने सैम को कहा, सैम से, कि जब आपसे ये इंटरव्यू करने का तय हुआ तो मैंने रात भर चैट जीपीटी के साथ बातें की कि कल को मैं आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपकी तख्लीक पर मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँ। तो आखिर में जब मैं सोने लगा तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने उससे कहा, नाउ गिव मी वन सिंगल पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन
वो पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन आप तो जानते हैं, एंकर का काम करते हैं, उसको कहते हैं कि मैं अपने मेहमान को जिससे फंसा लूँगा। तो वो मुझे एक सिंगल क्वेश्चन दो, तो कहता है मैं तुम्हें दिखाऊं उसने मुझे क्या क्वेश्चन दिया। उसने कहा दिखाओ, तो उसने क्वेश्चन जो दिया वो बड़ा वैलिड था। उसने कहा ये तो तय है कि तुमने हम इंसानों की तकदीर को बदल दिया है, तुम एक बंदे ने, लेकिन सवाल ये है कि ये तुम्हें किसने इजाज़त दी थी, कौन सी मॉरल अथॉरिटी है जिसकी वजह से तुमने 8 अरब इंसानों की किस्मत के साथ तुम खेल गए हो बग़ैर किसी सवाल के जवाब के। उसका वो जवाब नहीं दे सका। नेक्स्ट, ये बात आपके सवाल के साथ रिलेटेड नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो मैंने कहा, जिसको मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो ये है कि उसने कहा फ़र्ज़ करो, उस CNN के एंकर ने, फ़र्ज़ करो कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन अखलाकियात जो हर फील्ड से आएँ, एक जगह इकट्ठे हो जाएं और ये फ़ैसला करें कि ये जो AIs हैं इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अखलाक को सेट करने के लिए। तो ऑथेंटिक लोग होंगे दुनिया के माहिरीन अखलाकियात, तो क्या तुम उनकी बातें मानोगे? तो उसने कहा कि उसी वक्त उसने कहा था कि 10% लोग पूरी ज़मीन के हर वक्त वोट देते हुए डेमोक्रेटिक मेथड के ज़रिए हमें ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें क्या नहीं चाहिए, और जो अखलाकी तौर पे उन्हें नहीं चाहिए वो भी वो बता रहे हैं, और हम उसमें से ऑलरेडी तय कर रहे हैं डेमोक्रेटिकली कि हमें उन 100 लोगों को, उसने बड़े सख्त लफ्ज़ बोले, उसने कहा सम सॉर्ट ऑफ सोशल इलीट्स सिलेक्टेड बाय सम इलीट्स, वो बैठे होंगे तो मैं उनकी बात मान लूँगा, मैं 10% इंसानी आबादी की बात क्यों नहीं मानूँगा? अब ये जो बात मैंने किया ना, ये रियासत की वजह से किया। अभी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कैसे। तो जमहूरियत को सबसे बड़ा डेंजर लाहक हो चुका है, ये उसका सैम जिसको हम गॉड कह रहे हैं, ये उसका थ्रेट है। वो डेमोक्रेसी को डायरेक्ट थ्रेट देते हुए कह रहा है कि मैं उन 100 बंदों की बात नहीं मानूंगा, मैं उस 10% ह्यूमंस की बात मानूंगा जो डायरेक्ट मुझे वोट दे रहे हैं। इसको ज़रा रियासत पे अप्लाई करें कि जब रियासत के पास का सिस्टम मैकेनिज़्म ChatGPT के पास होगा और ChatGPT एजेंशियल होगी, एजेंट होगी खुद, तो ChatGPT, अच्छा ये सैम एल्टमैन के अल्फाज ये सुनिए, ये हौसला अफजा भी हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। वो अल्फाज ये हैं कि ChatGPT उस मकाम तक पहुंच चुकी है, या मसनूई ज़हानत उस मकाम तक पहुंच चुकी है कि जब आप उसे बुरा काम करने के लिए कहें कि फ़र्ज़ करें आप उससे कहें कि मुझे जो है ना कोई ऐसा वायलेंस उससे आप लें या कोई वायलेंस की तस्वीर बनाने का कहें, तो वो हमारे कोड की वजह से नहीं, 10% इंसानों से लिए हुए वोट की वजह से नहीं करती। अच्छा, उसने कहा, या कितने हौसला अफजा बात, कैसी बात है, बहुत अच्छा। देखें, जब आप किसी आदमी को, ये हम रियासत के निज़ाम की बात कर रहे हैं, सारी रियासतों के जो हमेशा से होता है, जी बिल्कुल, लोग जिसको मिल के अपना बड़ा मान लेते हैं, बिल्कुल, और फिर जो वो कहता है बड़ा मानते हैं ना कि हाँ ये ठीक है, बड़ा मान लिया किसी भी वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से, उसके रसूख की वजह से, जो सारे बादशाहों के ज़माने से लेके अब तक के जो निज़ाम हाय हुकूमत हैं, जब आप अपने हुक्मरान चुनते हैं उनको अपना, तो वो हम उनको अपना पेशवा, अपना बड़ा मान लेते हैं, और फिर जो वो कहते हैं उनकी बातों पर अमल करते हैं और समझते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी तो हम इतनी गुंजाइश तो देते हैं कि वो जो उनकी एरर्स हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, ये वो उन सब की मौजूदगी में वो बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये इतने लोगों की जो दानिश है, वो जिस शय को मुंतखब करती है उसमें भी एरर का चांस तो है, तो इतना तो AI में भी होगा फिर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब वो जो हम आम लोग बातें किया करते थे कि, बल्कि मैं आपको मैंने चीनी जो नज़में उनके तर्जुमे की। अच्छा, तो एक नज़म के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की पहली नज़म है। अच्छा, यानी उससे पीछे तारीख में कोई मिलता नहीं। अच्छा, तो उसका तर्जुमा ये था, 4-5 सत्रों की नज़म है कि यानी किसान का गीत, दहकान का गीत, अच्छा, ये उसका उन्वान। तो उसने कहा कि सुबह निकलती है तो हम निकलते हैं अपने सुबह होती है तो हम निकलते हैं अपने खेतों की तरफ, शाम होती है तो लौट आते हैं अपने घरों की तरफ। वाह वाह। अपनी फसल उगाते हैं और खाते हैं, अपना कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, किसी बादशाह को हमसे क्या लेना। वाह वाह वाह। ये 4 बात है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी उस सतह पर है उसका कोई ताल्लुक बादशाह के साथ नहीं है।
अगर आपने प्याज बेचने हैं तो आप इस शहर में बेच रहे हो या उस शहर में बेचें, आपकी तकदीर एक जैसी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप मजदूर आदमी हैं, जैसे इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा तबका जो सिर्फ अपनी मुआशी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहा है दुनिया में, उसको बादशाहतों के निज़ाम से, इन सारे मामलात से उसको लेना देना नहीं है। तो उसका बादशाह जो है वो कोई ह्यूमन हो या एआई हो, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अगर एआई में आपने ये जो बात बताई है कि वो आवाम की बात भी सुनने वाली है और उसको याद भी रहती है, इसमें तो हौसला अफजाई वाली बहुत हौसला अफजा है। तो उसने कहा कि फिर वो उसको नहीं करती, यानी ऐसी चीज़ जो उसके सिस्टम में लोगों के बताने से बुरी हो चुकी है, वो हमारे एल्गोरिदम की वजह से नहीं, वो लोगों की वजह से। अच्छा, इसका मतलब है कि वो अपने अखलाकी मयार पर नहीं चल रही, हाँ, बल्कि लोगों के, जमहूरियत के। अब जो मेरा पॉइंट यहाँ पे था, मेरा जो नुक्ता यहाँ पे था वो ये था कि बहुत तेज़ी से रिप्लेस तो हो रहा है मेडिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, अदालतों का क्या सुन रहे हैं कि वकील भी और जज भी एआई के आ जाएंगे। एक दो बैठ भी गए हैं यूरोप में, आपने सुना होगा, जज बैठ गया है एआई का। इसी जो ये टिकट नहीं होते सड़कों गाड़ियों वाले, इन छोटे कामों के लिए एआई का जज बैठ गया, एआई के वकील आ रहे हैं। तो जब ये सिस्टम गवर्नमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता दूसरी गवर्नमेंट्स की देखा देखी फ़ायदों को देख के देना शुरू कर देंगी, ख़ास तौर पे बैंकिंग, पैसे जहाँ पे पड़े हैं, और एआई खुद जमहूरी फैसले कर रही होगी लोगों से लेके, तो बहुत मुमकिन है कि शुरू में कमज़ोर प्रयासों के साथ एआई खुद टेक ओवर कर ले स्टेट को, उनकी स्टेट को, और उनके जो ह्यूमंस होंगे उनको यूज़ तो कर रही होगी। वो हमेशा जैसे इस्तेमाल करता रहा है कि नीचे हुक्मरान तो उन्हीं इलाकों के लोग होते हैं, उनको यूज़ तो वो कर रही होगी, लेकिन बैक पे वो एआई खुद एजेंट के तौर पे आवाम की राय ले रही होगी। तो उसको ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना, उसके पास तो हर वक्त वोट आ रहा है। तो एक तरह की डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप आ जाएगी एआई की। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसके फ़वाइद लोग देखेंगे, अच्छा, फिर लोग जो हैं वो एआई की बहुत ज़्यादा हिमायत करेंगे। अच्छा, ये तो अभी से नज़र आ रहा है। अच्छा, कि आम जो लोग हैं, हाँ जी, ज़ाहिर है, देखें ना, उनका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि फ़र्स्ट टाइम इंसानों के साथ कोई और बहुत बातें कर रहा है? हाँ, ऐसे हम तो सुनते हैं खुदा बात करता है, लेकिन कभी की नहीं थी उसने। लेकिन फ़र्स्ट टाइम सब इंसानों के साथ जो इंसान नहीं है वो बातें कर रहा है। यानी ये इंसानों के लिए पहले ही इतनी चौंका देने वाली चीज़ थी। और फिर सादा लोग जो लोग होते हैं, जो गधा गाड़ी वाला है, उनके साथ जब बातें करेंगे, उसका कोई मसला है छोटा मोटा, मुझे लगता है कि बड़ी जो पैमाने पे लोग होंगे ना, वो इसके हक़ में होंगे। मैं भी ऐसे, अब ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब कोई मसला होता है तो एक जब चीज़ मौजूद है तो हम पूछ लेते हैं कि भाई ये दवाई अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या रहेगा। बिल्कुल, है ना सर। इस तरह की बातें बहुत सारी उससे इस तरह देखिए ना, पहले सारा दुनिया का जो पैसा था वो कितने लोगों के पास होता था। अब ये यूट्यूबर्स आ गए हैं, ये जो टिकटॉकर्स आ गए हैं, ये जो एआई की वजह से और ट्विटर पे और फेसबुक पे पैसे कमाने के तरीके, दुनिया के कुछ पिछले अमीर, जो एलीट अमीर थे, उनको देखें, उनके नाम ही नज़र नहीं आते। अब ये जो सारे प्रोग्रामर्स हुआ करते थे छोटे छोटे, इलान मस्क ने 150 वीडियो गेमें अपने हाथ से बनाई हुई हैं। ये जो प्रोग्रामर होते थे लड़के, ये दुनिया के पहले अमीर बंदे बन गए हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट आई है, और बड़ी आबादियों को, यानी जिन बच्चों के पास अब पैसा आ रहा है, जो गांव में अपनी भैंसें दिखा के पैसे बना रहा है, पाकिस्तानियों में करोड़ों रुपए तकसीम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। जिन लोगों के पास ये इतना बड़े पैमाने पे पैसा आ रहा है, क्या ये एआई के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? क्या ये उसकी वजह से आ रहा है? तो उसकी वजह से आ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में इसके 3 बातें हमने डिस्कस कर ली, यानी एक बायोलॉजी वाला जो मामला है, मेडिकल वाला, और वो सारा एजुकेशन वाला, दूसरा एजुकेशन वाला, और तीसरा जो निज़ाम हुकूमत वाला है। उस तो आखिर पे हम आते हैं अपने जो शोबा है, ये तख्लीक का, अदब का, आर्ट का शोबा जो है, सिर्फ अदब नहीं बल्कि सारे आर्ट में। आखिरी बात हम इस पे करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ज़ाहिर ये ज़रूरी है। म्यूज़िक सर जो है ना, इससे शुरू करते हैं कि म्यूज़िक बजाने लग गई है, ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने लग गई है। अब जो बात हो रही थी ना कि एआई इंसानों जैसी तख्लीकियत का मुज़ाहरा नहीं कर सकेगी, ये म्यूज़िक में तो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी जो कहा जाता है ना कि सुरों को मिला के एक नया सुर क्रिएट कर, कंपोजिशन है ना, बुनियादी तौर पर कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन जो है वो तो कंप्यूटर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो वो है ना, हाँ, वो तो उसमें तो आगे चलेगी। फिर आपने खुद चेक किया होगा, क्योंकि हम
यूज़ करते हैं मोबाइल वाले लोग हर चीज़, कि एआई ने जो हाल मचा दिया मुसव्वरी का, पेंटिंग का ऐसे और वीडियो का, मेरे ख़्याल में अदाकारी तक को बीच में लाया जाए कि अदाकारी भी अब जाने वाली है, क्योंकि वो एक्टर जिसकी वही सेम कॉपी बना सकती है, उसकी सेम एक्टिंग भी कर सकती है, उसकी आवाज़ भी बना सकती है। सो ये तो तय है कि जो आर्ट के शोबे थे वो रिड्यूस होने वाले हैं, और उनमें हाँ एक बात बड़ी हौसला अफ़ज़ा हो सकती है, और आपको तो और हमको तो जो अपने आप को ओरिजिनल समझते हैं उनको तो खुशी होगी कि बच सिर्फ ओरिजिनल लोग जाएंगे। यानी ये तो उड़ाने वाली है सबको, जो आर्ट में, म्यूज़िक में, मुसव्वरी में, अदाकारी में, जितनी ये फील्ड्स हैं, इनमें जो कोई नई चीज़ आ सकेगी तो रह सकेगी ह्यूमंस की तरफ से, अदरवाइज़ एआई इनको फारिग कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आ जाते हैं हम अदब पर, लिटरेचर पर। मेरे ख़्याल में हमारी बचत काफ़ी देर तक रहेगी, क्योंकि जो एआई के पास क्वालिया अभी तक जो नहीं आया ना, यानी आप यूँ कहें ना, गालिब का शेर, या आप यूँ कहें कि बाज़ फराज के शेर नहीं कह सकेगी वो जो इसको हम अपनी कामयाबी समझें या इसको हम अदब की कममायगी समझें मुआशरे में, कि उन्होंने इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि ये वाली फैकल्टी भी उसके अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए एआई वालों ने। हाँ, मेरे ख्याल में वो करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, शायद वो करेंगे क्योंकि वहाँ में भी तो बड़े बड़े शुरा कैसे कैसे, यानी एक जैसे अभी बात हमने की कि बायोलॉजी में उन्होंने कहा था कि ह्यूमन प्रोटीन पैदा करना जो है ये 2000 साल तक ये नहीं हो सकता। हाँ, तो उसने 2 साल में कर लिया। उसकी वजह ये कि उसने समझा कि इसको होना चाहिए। हाँ, ये तो बात शायद वो शेर कहने को इतना कोई काम ही ना समझते हों कि इतना ज़ोर लगा कर किसी से ये शेर कहलवा लेना कोई इतनी बड़ी बात है। देखें ना, जो ओरिजिनल शय है उसकी अहमियत मार्केट में क्या है। बायोलॉजी की ओरिजिनल शय की अहमियत थी, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। एजुकेशन की अहमियत थी, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। निज़ाम हुकूमत वाला मामला है, वो उसको जा रहे हैं। हो सकता है लिटरेचर की मेरे ख्याल में सर वो सुपर कंट्रीज़ हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको अदब का अहमियत का एहसास तो होगा। उन्होंने देखें, अदब ही तो ट्रांसफॉर्म करता है ना कौमों को, बड़ी कौमें। अदब ही तो ये वैसे है ऐसा, मैं सर कहता हूँ कि किसी कौम को साइंसदान भी अदब बनाता है। ठीक है, यानी अगर आप उसमें वो इज्तिमाई वही जो अदब के ज़रिए आ रही है उसको नैरेटिव देख के लोगों में उठने का, लायक बनने का शौक़ ना बढ़ाएं तो साइंसदान नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब जोन एलिया जैसे शायर आप लाएं या मार देने वाले, मौत लाने वाले शायर आप लाएं तो नतीजतन यही होगा ना जो हो रहा है हमारे पास। और अगर आप शायर ऐसा लाएं कि जैसे चले, ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बड़े शायर हैं और उसके बाद कौम ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, यानी उस शायर के आने के बाद कौम ट्रांसफॉर्म होगी। तो मैं आपके सवाल का पहले जवाब दे लूँ तो वहाँ पे सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि लिटरेचर जो है वो कम्स फर्स्ट। इन ऑर्डर टू कीप आवर साइंस इंटैक्ट वी मस्ट बी इंटैक्ट विद द लिटरेचर। मेरा ख्याल उन्हें पता है, ठीक, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री हॉलीवुड में नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, अब जो बात है कि एआई में वो करनी अभी तक क्यों नहीं किया, तो आपका ये था मौक़िफ़ कि हो सकता है उन्होंने इसको दरख़ोर इतना ही न समझा। मेरा ये कहना है कि वो कर नहीं पा रहे, ठीक, कि आर्ट का जो वो लेवल है, मुझे यकीन है कि वो कर लेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जिसका ये ख्याल है कि वो कर भी कभी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है 8, 10, 15, 20 साल कि वो फिर ये सतह का भी अदब कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जितनी हमने पीछे फील्डें गिनी वो उन्होंने कर ली, लेकिन इसमें अभी वो शायरी में वो अभी मेरे ख्याल में नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। कम से कम इस सवाल का जो जितनी जिहाद थी उसमें जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने कर ली। थोड़ा तवील हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और खुद हमारे लिए ये बातें जो हैं वो अहम हैं। और जब तक इनके बारे में कोई बात ना की जाए उस वक्त तक उसकी वुसअत का अंदाज़ा जो है, यानी हम ये जो आमतौर पर बातें करते रहते हैं कि क्या ये शेर नहीं कह पा रही तो कुछ भी नहीं कर पा रही, बिल्कुल उसको नाकामी समझ रहे हैं उसकी। नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं है, और बहुत से फील्ड्स में बहुत कुछ कर रही है, तो ये भी उनमें से है। तो उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब में जो बातें इदरीस आज़ाद साहब ने फरमाई वो हमारे दोस्तों को पसंद आई होगी।